संविधान सभा के इस खूबसूरत सेंट्रल हॉल में 3 साल में बहुत से प्रस्ताव, अनुच्छेद और नुक्ते रखे गए, पास किए गए और बिल्कुल अंत में पारित हुई हमारी उद्देशिका यानी प्रियम्बल, जो संविधान में सबसे पहले आती है। संविधान अगर एक राजनीतिक संवैधानिक दस्तावेज है तो ये उद्देशिका उसका दार्शनिक नजरिया, द फिलोसॉफिक विजन डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस उद्देशिका की नींव शुरुआत में ही संविधान सभा के 5वें दिन 13 दिसंबर 1946 को रख दी गई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को रखा था। ये संविधान सभा अपना पक्का अहद जाहिर करती है कि हम भारत को एक आजाद खुद मुख्तार जमहूरियत घोषित करते हैं। आजाद खुद मुख्तार जमहूरियत हिंदुस्तान को अपनी सारी सत्ता जनता से ही हासिल होगी और इसकी गारंटी देते हैं कि भारत के पूरे आवाम को सियासी, सामाजिक और आर्थिक इंसाफ, दर्जे, तरक्की और कानून के आगे बराबरी, विचार, इजहार ख्याल, बयान, राय, धर्म, पूजा, नौकरी, संगत और काम की आजादी, माइनॉरिटीज, पिछड़ों, आदिवासियों और दूसरी दबी पिछड़ी जातियों को माकूल सुरक्षा, गणराज्य की सीमाओं और जमीन की अखंडता की हिफाजत, ताकि ये कदीम देश दुनिया के तमाम मुल्कों में अपना सही सम्मानित स्थान पा सके और तन, मन, धन से विश्व शांति और मानवता के कल्याण में हाथ बटा सके। आगे संविधान सभा ने जो कुछ भी किया उसका मार्गदर्शक यही प्रस्ताव था और जब अलग अलग कमिटियों, विद्वानों और सभा के सहयोग से पूरा संविधान बना तो मई सन 1949 में उसकी उद्देशिका भी सामने रखी गई और ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. उद्देशिका पर बहस शुरू हुई अक्टूबर 1949 में, जब बाकी संविधान को सोचने, बनाने और लिखने का काम लगभग पूरा हो रहा था। ये वो शब्द थे जो हमारे संविधान में सबसे पहले आने वाले थे। अब हम उद्देशिका यानी प्रियम्बल पर बात करेंगे। जनाब सदर साहब, क्या यह उचित नहीं रहेगा कि स्पेशल पर हम जब नवंबर में तीसरी रीडिंग के लिए मिले तब बातचीत करें? तब तक ड्राफ्टिंग कमेटी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर चुकी होगी। आई ऑब्जेक्ट टू दैट। अगर आज हम पेश लफ्ज को ही पास नहीं करेंगे तो सेकंड रीडिंग में कोई रिपोर्ट कैसे तैयार की जा सकेगी? जीवन में पहली बार मैं मौलाना साहब से सहमत हूं और उनकी बात का समर्थन करता हूं। हमें पूरे संविधान को ही दूसरे पाठ में पास करना है और प्रियम्बल भी संविधान का ही एक हिस्सा है। इसलिए उद्देशिका को अब हम टाल नहीं सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि हसरत मोहानी साहब का अमेंडमेंट अहम है, जिसमें इन्होंने कुछ नए मुद्दे उठाने की कोशिश की है। इसलिए वे अपना संशोधन पहले पेश कर सकते हैं। मेरे 3 अलग अलग अमेंडमेंट्स हैं। पहला ये कि हमें प्रीएम्बल में लफ्ज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बजाय अ सॉवरेन फेडरल रिपब्लिक या अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक लिखना चाहिए।
लेकिन मेरे दोस्त डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मक्कारी से दो अहम अल्फाज फेडरल और इंडिपेंडेंट को हटा दिया है और उनकी जगह वो डेमोक्रेटिक लफ्ज ले आए हैं। सर मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता हूं कि अगर ये संशोधन पारित किए गए तो इसका नतीजा ये होगा कि हमें पूरे संविधान को ही दोबारा से लिखना पड़ेगा। हाँ, पर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? मैंने शुरू में ही आप लोगों को रोकने की पुरजोर कोशिश की थी। मैंने तभी कहा था अगर आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला लिखने जा रहे हैं तो पहले तय कर लीजिए कि किस किस्म के आइन का तसव्वुर कर रहे हैं। मौलाना हसरत मोहानी के 2 संशोधन पारित नहीं हो पाए मगर वो अड़े रहे। अब मेरा तीसरा अमेंडमेंट, मेरी तजवीज़ है कि लफ्ज़ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह हमें यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहना चाहिए, यानी बिल्कुल यूएसएसआर की तर्ज पर UISR। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि हमारा संविधान यूएसएसआर की तर्ज पर बनाया जाना चाहिए? लफ्ज़ सोवियत सुनते ही मेरे कुछ दोस्तों के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मौलाना तो सोवियत सरकार का एजेंट है। अरे रूस तो दूर, मेरा तो हिंदुस्तानी कम्युनिस्टों से तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उनका साथ कब का छोड़ दिया, क्योंकि एक मर्तबा इन्होंने ये बयान जारी करने की गलती कर डाली थी कि हमें अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए ताकि हम मिलकर हिटलर से मुकाबला कर सकें। मैंने उसी वक्त कह दिया था, एनीबडी हु हेल्प्स फॉरेन गवर्नमेंट, स्पेशली द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडर एनी टर्म्स फॉर एनी मोटिव, आई से ही इज रॉन्ग। मौलाना साहब, हम यहां आपकी जिंदगी की दास्तान पर नहीं, हिंदुस्तान के आइन पर बात करने बैठे हैं। आप बस अपने अमेंडमेंट पर बोलिए। जैसा आप मुनासिब समझे। मेरी इस असेंबली से और डॉक्टर अंबेडकर से बस इतनी गुजारिश है कि वो सारी सियासी माइनॉरिटीज़ को उसी हमदर्दी की नज़र से देखें जैसा सोवियत यूनियन ने अपने यहाँ किया है। इसी के साथ मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूँ और डॉक्टर अंबेडकर से गुजारिश करता हूँ कि वो इसे कबूल कर लें। मौलाना हसरत मोहानी जितने कोमल शायर थे उतने ही तीखे वक्ता, पर उनके बाकी सारे संशोधन प्रस्ताव भी नामंजूर कर दिए गए। मगर दूसरे सदस्य भी आसानी से मानने वाले कहाँ थे, खास करके श्री HV कामत, जो हमारी उद्देशिका में भगवान को ले आना चाहते थे। I move the following phrase to be substituted for the proposed preamble. In the name of God, we, the people of India. Sir, the amendment is already there in the first line. My amendment means, in the name of God, we do this and that. No long speech is needed to commend this motion. Sir, if Mr. Kamat's amendment is accepted, that would amount to compulsion in the matter of faith. Freedom of faith is a fundamental right. According to the Constitution, a man has right to believe in God or not. Therefore, this amendment should be ruled out. Though I am myself a strong believer in God. Sir, may I move an amendment to that of Shri Kamath, that instead of in the name of God, would he be pleased to accept in the name of the goddess? Sir, it is not a matter of laughter with me. I believe in a goddess. I belong to Kamrup, where the goddess Kamakhya is worshipped. Sir, God includes goddess as well. Sir, if we bring in the name of God at all, we should bring in the name of the goddess also. See, in my opinion, this amendment should not have been brought. But as it has been brought, this is my point of view. Now I have to put the amendment moved by Mr. Kamath to vote. Mr. President, the flame of God is invoked by every nation upon earth. And God is an impartial entity, and he should be allowed to remain so. With these words, I appeal to Mr. Kamath not to put us into any embarrassment of voting upon God. I claim a division. Sir, I want a division on this question. I also want a division. There is no alternative left to me. Those in favor may raise their hands. Those opposed may raise their hands. No. The amendment is rejected. Sir, this is a black day in our history. God save India. भगवान के अलावा महात्मा गांधी का भी मुद्दा था, जो अपने भक्तों के लिए
किसी भगवान से कम नहीं थे। सर, आई बैक टू मूव कि उद्देशिका में निम्नलिखित को बदल दिया जाए। सर्वशक्तिमान भगवान जिनके प्रताप और मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश का नेतृत्व किया और हमें गुलामी से आजादी की ओर ले गए। आई ओपोज द अमेंडमेंट। मैं नहीं चाहता कि महात्मा गांधी का नाम हमारे संविधान में लिया जाए, क्योंकि यह संविधान गांधीवादी है ही नहीं। हमें अपने राष्ट्रपिता का नाम बहुत सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह उनके प्रति सम्मान और प्रेम का ही सबूत होगा अगर हम उनका नाम संविधान में ना ही घसीटें। आदरणीय आचार्य कृपलानी जी की अपील पर मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं। बात सिर्फ ईश्वर या बापू के नाम की ही नहीं थी। कई लोग बहुत से नए शब्द और विचार उद्देशिका में लाना चाहते थे जो कम महत्व के नहीं थे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को निम्न चीजें देने का प्रण करते हैं। 1. जीवन यापन का यथोचित मौका। 2. मुफ्त और लाजमी शिक्षा। 3. मुफ्त दवा इलाज। 4. कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। एक एक ऊंट और मोटरसाइकिल भी दिलवा दीजिए ना सबको। ये आप प्रस्तावित कीजिए ना। सर, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द को हमारे संविधान में जगह ही नहीं मिली, जबकि हमारे कई राष्ट्र नेताओं ने कई बार इस शब्द पर बहुत जोर दिया है। मैं कहता हूं कि हमें इस शब्द को अपने प्रीएम्बल में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि इससे माइनॉरिटीज के दिल को संबल मिलेगा और साथ ही में वो जो लोफरगिरी हमारे पॉलिटिक्स में घुस आई है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। सर, मैं एक और शब्द पर जोर डालना चाहूंगा और वो है समाजवाद, सोशलिज्म। मेरा पक्का विश्वास है कि भारत का भविष्य समाजवाद में ही है और मुझे समाजवादी समाज में पूरा यकीन है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन शब्द हमारी उद्देशिका में आया है, पर आप मुझे बताएं, जो संघ व्यक्तियों का समूह हो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हो सकता है? इसलिए मैं प्रभुत्व के विचार के ही खिलाफ हूं। जी, मैं बड़ी मोटी चमड़ी वाला ढीठ हूं, आपके चीखने चिल्लाने से बैठने वाला नहीं हूं। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद को बैठना ही पड़ा, किंतु 25 साल बाद उनके सुझाए दोनों शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर उद्देशिका में आ ही गए। उधर श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी ने कई महत्वपूर्ण नुक्ते सामने रखे। Sir, I feel that the preamble forms one of the most important parts of the Constitution. It lays down the goals to which we are striving and stands as a charter of our freedom and a measure of our success or failure. I do not think that we should be content with considering the masses of our people as sovereign just because once they go to the polls every 5 years, their sovereignty is secure. I feel that in the preamble, mention of that sovereignty should be made. अगले वक्ता थे गांधी जी के समाजवादी शिष्य आचार्य जेबी कृपलानी, जो कांग्रेस पार्टी में पंडित नेहरू और सरदार पटेल दोनों से अलग विचार रखते थे। Mr. President, like a seasoned host, you have reserved the choicest wine for the last. हालांकि इस प्रियम्बल पर बहस शुरू की ही बैठकों में होना ज्यादा सही होता, क्योंकि यह संविधान की तमहीद है। इस तरह हमें प्रियम्बल सतर्क कर पाता कि कहीं हम इसके बुनियादी उसूलों से हट तो नहीं रहे हैं। इस सभा में रोज दर रोज और हफ्ता दर हफ्ता बैठकर मैंने यह महसूस किया है कि हम इस उद्देशिका के बुनियादी उसूलों को भूलकर अक्सर भटकने लगते हैं। Yes, we get distracted. ये उसूल वैसे तो कानूनी या संवैधानिक उसूल नहीं है, बल्कि आत्मिक और सैद्धांतिक हैं। अब जमहूरियत या जनतंत्र को ही ले लीजिए। What exactly is democracy? जनतंत्र एक इशारा है इंसान की बराबरी का, भाईचारे का, and it encompasses the great humane principle of non-violence. और अगर इसका आम फहम मतलब निकालें
then democracy is an institution where instead of breaking heads, we simply count them. सर फोड़े नहीं, गिने जाते हैं. सियासी रूप से आज हम एक जमहूरियत हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम ऐसे अलग अलग वर्गों में बंटे हुए हैं जिनकी सीमाओं को लांघना नामुमकिन सा हो जाता है. मेरा भी यही मानना है कि लोकतंत्र में जाति प्रथा का कोई स्थान हो ही नहीं सकता. लिहाजा हमें जात पात और वर्ग वर्ण को खत्म करना ही होगा, वरना हम कभी जनतंत्र की शपथ नहीं उठा पाएंगे. 3 साल बाद भी हमेशा की तरह नजीरुद्दीन अहमद साहब का स्वर विरोधी ही रहा. I would like to submit, sir, that the success of a democracy depends on its actual working and has nothing to do with what is stated in the preamble or the constitution. I take it that the closure is accepted. I shall now ask Dr. Ambedkar to reply. Sir, the point in the amendment which is supposed to make it different from the preamble drafted by the drafting committee lies in the addition of the words, "the people from whom is derived all power and authority." So why don't you accept it? Those members of the House who are worried should not separate the other parts of the amendment from the closing words. We, the people of India, in our Constituent Assembly, this day, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Reading it in that fashion. महोदय, कौन सी जनता? भारत की जनता? उनका तो सवाल ही नहीं उठता. यहां केवल संविधान सभा के सदस्यों की बात हो सकती है. I would like the honorable members to consider a portion of preamble of the Constitution of the United States. We, the people of United States, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. As most members know, that Constitution was represented by a very small body. So I do not understand, unless a man was absolutely pedantic, that a body of people, 292 in number, representing this vast continent in their representative capacity, can't say that they are acting in the name of the people of this country. Does this preamble embody the desire of the House that this Constitution should have its root, its authority, its sovereignty from the people? It certainly does. Therefore, I am not willing to accept the amendment. और इस तरह डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में काम कर रही ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाया प्रियम्बल पास हो गया और हमारे संविधान का हिस्सा बन गया. साल की अथक मेहनत रंग ला रही थी और सदियों से अंग्रेजों की गुलामी और राजे रजवाड़ों की दास्ता में बंधा देश आज अपनी मर्जी से अपने बनाए रास्ते पे चलने जा रहा था. जहां खुशी की लहर थी, वहीं थोड़ा डर भी था. जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आजाद होकर हमने हर बात के लिए अंग्रेजों को दोष देने का हक खो दिया है. अब अगर कुछ गलत होता है तो इसके लिए कोई और नहीं, हम ही दोषी होंगे. मगर फिर भी सब आशावान थे और बड़ी भावुक और दार्शनिक भाव से आने वाले कल और अपने संविधान की ओर देख रहे थे. Mr. President, sir, coming as I do from a community that has produced Dr. Ambedkar, I feel proud that his capacity has been recognized now, not only by the Harijans, but by all communities that inhabit India. At one time, dogs and swine might enter the sacred precincts of temples, but the shadow of an untouchable was considered a great abomination. I feel proud, sir, that by the Article 29, that slur has been removed away.
In conclusion, I may, on behalf of the members of the Harijans that are present in this house and of Harijans outside, assure you and the August Assembly and the government that we Harijans... Sir, do we not represent the Harijans? We come under the special label of Harijans, sir. On behalf of the Harijans, I may assure you and the future government of India that the Harijans to the last man will uphold the constitution that has been passed by the Constituent Assembly and work it to the very letter and spirit. Sir, it is something like this. We wanted the music of Veena or Sitar, but here we have the music of an English band. The first and foremost advice which Mahatma Gandhi ji gave in his picturesque language was that the constitutional structure of this country ought to be broad-based and pyramid-like. It should be built from the bottom and should taper right up to the top. What has been done is just the reverse. The pyramid has been reversed. Whether or not we are right in having discarded Gandhiji's idea of constitution making, it is too soon for us to judge. The future will judge for itself. समाजवादी चिंतक प्रोफेसर केटी शाह का संविधान की कई धाराओं से बड़ा विरोध था, फिर भी वो आशावान थे। सभापति महोदय, ये हो सकता है कि हमारा संविधान अपने इरादे और आकार में लोकतांत्रिक हो, पर लोकतंत्र के मंत्र जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार के आदर्श से हम बहुत दूर हैं। अगर हम संविधान की विभिन्न धाराओं को गौर से परख के देखें, फिर भी ये भी विश्वास है कि सारी कमियों के बावजूद हम इस संविधान को सही तरह बरतें तो निकट भविष्य में ना सही 5-10 बरस के अंदर हम देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर सकेंगे। तभी देश की जनता इस देश की सच्ची शासक बन पाएगी। सदर साहब, संविधान सभा ने सबसे बड़ा खतरा हर वयस्क को मताधिकार देकर मोल लिया है। मैं ये भी बता दूं कि मैं इसे खतरा क्यों कह रहा हूं। हमारे देश की 85% जनता अनपढ़ है, मगर सदर साहब फिर भी मैं कहूंगा कि हमने ये खतरा सही अपनाया है, सोच समझ के ये दांव लगाया है, क्योंकि बिना हर वयस्क को मताधिकार दिए हमारा प्रजातंत्र बिल्कुल निरर्थक साबित होता। Mr. President, sir, so far as this Constitution is concerned, the greatest wonder is that we have finished it. The greatest defect with the drafting committee, however, was that their minds were continually changing. In fact, these changes were so apparent and so persistent and almost of such daily occurrence that these have resulted in many contradictions. I should submit that the Constitution is so badly drafted that it will be a lawyer's paradise. I suppose I must come to a close. I owe some apology to this House for criticizing the the drafting committee in this manner. But thanks are also due to the drafting committee for the troubles that they have been put to. तारीफ और आलोचना का सिलसिला अगले दिन भी चलता रहा, पर संविधान के कटु से कटु आलोचक भी इतने बड़े काम को अंजाम देने वालों की तारीफ ही कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जो लोग इस बिना पर, इस संविधान पर अपने आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि इसे एक ही पार्टी ने तैयार किया है, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि वे उन प्रोविजंस की ओर ध्यान दें जो संविधान के संशोधन के बारे में फ्रेम किए गए हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि यदि वे संविधान को बदलना भी चाहे, अगर यही उनकी मंशा हो और इसके लिए वे जनता की पूरी सहमति भी प्राप्त कर सके, तो पूरा संविधान उलट कर सकते हैं। ब्रिटेन के एक संविधान के बारे में एक फ्रांसीसी लेखक ने कहा है,
पार्लियामेंट मर्द को औरत में तब्दील करने के अलावा जो चाहे कर सकती है। और इस संविधान के बारे में मेरा भी ख्याल है कि आने वाले लेजिस्लेटर एक मूर्ख को विद्वान में तब्दील करने के अलावा कुछ भी बदल कर सकते हैं। सेठ दामोदर स्वरूप ने भी कई तीखे सवाल किए उस दिन। सभापति महोदय, मुझे क्षमा करें कि मैं कुछ कड़वे सच आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस देश के लोग इस संविधान के पास और लागू हो जाने के बाद भी संतुष्ट और सुखी नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि इस संविधान में लोगों के लिए है ही क्या। आप इस दस्तावेज को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए, पर कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में ना आपको गरीब के लिए रोटी का जिक्र मिलेगा, न भूखे नंगे शोषित लोगों के लिए उम्मीद का मुद्दा। इसके अलावा न इसमें काम और रोजगार की कोई गारंटी दी गई है। सभापति महोदय, यह संविधान पास किए जाने के लायक है ही नहीं। हम ऐसे फौरन कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए। और हम ये करें या ना करें, देश की जनता खुद इस संविधान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक के बाद एक कई लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी। सर, हमने हर इंसान को समता तो दी है, पर इस संविधान में स्वतंत्रता को हमने नजरअंदाज कर दिया है। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि स्वतंत्र भारत के संविधान में बिना मुकदमे की हिरासत की इजाजत को मौलिक अधिकारों में जगह मिलेगी। अपनी जवानी के 10 साल बरतानी गुलामी के दिनों में जालिम जेलों और काल कोठरियों में बिताने के बाद मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बिना मुकदमे की कैद में रहने वालों को किन यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता है। मैं कभी किसी ऐसे प्रावधान का समर्थन नहीं कर सकता। कुछ का कहना था कि संविधान में बहुत सी बेकार की चीजें भी शामिल कर ली गई हैं। Sir, I cannot understand why we had to go to such details as to put in the salaries of high dignitaries of the state, like the president and the salaries of judges in the Constitution. I should like to point out that in the modern world, where money is always changing in value, a sum of rupees 5,000 today may tomorrow be worth only 500 or 5. So in the Constitution, what purpose can it serve by prescribing the exact amount of the salaries? Mr. President, my bitter complaint is that the Constitution is silent about death sentence. I wish we had put in the Constitution that there should be no death sentence. Mr. Chaudhary, you are becoming very serious. I am always serious, sir, but others take me lightly. After all, we are followers of Mahatma Gandhi, who had adopted to some extent the teachings of Jesus Christ. You must not take eye for an eye. You must not take a tooth for a tooth. You must not take a life for a life. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने तो संविधान का विरोध करने का एक अलग तरीका ही इजाद किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, सर, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना कंडीशनल और आधा अधूरा पूर्ण समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि इसमें हिंदी भाषा और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसी चीजें ना होती तो मैं इसका समर्थन कर ही नहीं सकता था। मैं केवल इस बात के लिए संविधान का समर्थन करता हूं कि ये यूनिटरी है, पर फेडरलिज्म, सूबों की एनाटॉमी, पार्लियामेंटरिज्म, एडल्ट फ्रेंचाइज और फंडामेंटलाइज का मैं घोर विरोधी हूं। मेरी ऑनरेबल मेंबर से ये अपील है कि वो अपनी बात जरा धीरे धीरे कहें। तूफान महल की तरह दौड़ दौड़ मत जा। जी, मैं धीरे धीरे ही बोलता अगर सदर साहब मुझे अपनी बात कहने का थोड़ा और वक्त देते। खैर, हमारे महान महात्मा गांधी जी खुद विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन के हामी थे। उनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन राम राज्य की तरह ले जाने वाला रास्ता था। सिर्फ एक अहिंसक समाज में जहां हर तरह की हिंसा समाप्त हो चुकी हो, हम विकेंद्रीकरण की बात सोच सकते हैं। भाई, मुझे 1-2 मिनट और देंगे क्या आप? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप अपना भाषण मुझे दे दीजिए। तो इसे पढ़ा हुआ मान लीजिए। और इस तरह आया सभा का आखिरी ऐतिहासिक दिन। इस दिन भी कई लोगों को बोलना था और श्री महावीर त्यागी ने बड़े पते की बात की। हालांकि मैं हर तरह से इस संविधान की इज्जत और तारीफ करता हूं, मगर फिर भी एक चीज यहां ऐसी है जिसका मुझे बड़ा डर है, और ये डर मुझे उस वर्ग से है जिसे हर जगह लोकतंत्र पैदा करता आया है, और वो है ऐसे लोगों का वर्ग जिनके लिए राजनीति ही उनका जरिया या माश बन जाता है, उनका पेशा, उनका धंधा बन जाता है। अगर हमारा लोकतंत्र भी ऐसे लोगों के हाथ आ गया
जिनके पास और कोई काम ही नहीं सिवाय पार्लियामेंट की मेंबरी और मंत्री बन जाने के, तब तो हमारे लोकतंत्र को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इस बात का मुझे पक्का यकीन है। तजम्मुल हुसैन साहब ने पाकिस्तान के संविधान की चर्चा की। जनाब सदर साहब, हम पर बार बार यह तोहमत लगाई गई है कि हमने अपना आयन तैयार करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया है। इस तरह के एतराज करने वालों को मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि दो मुल्कों ने एक ही दिन, तकरीबन एक ही तारीख को अपने अपने आयन तैयार करने का बीड़ा उठाया था। हम तो हमारा काम पूरा कर चुके, अलबत्ता हमारा पड़ोसी देश अभी भी अपने पहले कदम से आगे नहीं बढ़ पाया है। पाकिस्तान का संविधान बनने में 3 नहीं पूरे 25 बरस लगे और उनका संविधान सन 1972 में जाकर बन पाया। मगर हमारा संविधान सोचने, बनाने और लिखने में सबसे बड़ा हाथ बटाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी ऐतिहासिक वक्ता के रूप में खड़े हुए। Sir, looking back on the work of the Constituent Assembly, it will now be 2 years, 11 months, and 17 days since it first met on the 9th of December 1946. During this period, the Constituent Assembly has altogether held 11 sessions. These 11 sessions of the Constituent Assembly have consumed 165 days. Out of these, the Assembly spent 114 days for the consideration of the draft Constitution. Coming to the drafting committee, it was elected by the Constituent Assembly on 29th of August 1947. Since August 30th, it sat for 141 days, during which it was engaged in the preparation of the draft Constitution. Mr. Naziruddin Ahmed has coined a new name for the drafting committee. He calls it a drifting committee. Mr. Naziruddin must no doubt be pleased with his hit, but he evidently does not know that there is a difference between drift without mastery and drift with mastery. If the drafting committee was drifting, it was never without mastery over the situation. It was not merely angling with the off chance of catching a fish. It was searching in known waters to find the fish it was after. I'm glad to find that with the exception of a solitary member, there is a general consensus of appreciation from the members of the Constituent Assembly of the work done by the drafting committee. I feel so overwhelmed that I cannot find adequate words to express fully my gratitude to them. I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interests of the scheduled castes. I had not the remotest idea that I would be called upon to undertake more responsible functions. The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir Benegal Narsingh Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution. Much greater share must go to Mr. S.N. Mukherjee, the chief draftsman of the Constitution. On the 26th January 1950,
India would be a democratic nation, in the sense that India from that day would have a government of the people, by the people, and for the people. A thought comes to my mind. What would happen to her democratic constitution? Will she be able to maintain it, or will she lose it again? If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold on to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation, and satyagraha. Where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy. And sooner they are abandoned, the better for us. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy. Namely, not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with power which enables him to subvert their institutions. This caution is far more necessary in the case of India than in case of any other country. For in India, bhakti, or what may be called the path of devotion or hero worship, plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. The third thing we must do is not to be content with mere political democracy. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality. And in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of this political democracy so laboriously built up by this assembly. डॉक्टर अंबेडकर के बोले गए शब्द आज भी जैसे इस सदन में गूंजते रहते हैं। अब सिर्फ एक काम बचा था, संविधान का अनुमोदन और उस पर सारे सदस्यों के हस्ताक्षर। It now remains to put the motion moved by Dr. Ambedkar to the vote of the House. The question is that the constitutions settled by this assembly be passed.
The motion is adopted. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! महात्मा गांधी की हम चाहे दुनिया का सबसे सुंदर संविधान क्यों न बना लें, पर वो भी बेकार साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ना हुए। 24 जनवरी को संविधान सभा आखिरी बार एक महत्वपूर्ण काम के लिए मिली। इस दिन जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया और इसी दिन नए गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाना था। लोकतंत्र की परंपराओं की नींव रखते हुए 2 लोग पद के उम्मीदवार बने, प्रोफेसर केटी शाह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा ने उसी व्यक्ति को चुना जिसने 3 साल संविधान बनाए जाने की प्रक्रिया की अगुवाई की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। अब तो बस 26 जनवरी का इंतजार था। देश भर में उत्सव की सी तैयारियां हो रही थीं और क्यों ना होता ऐसा, सदियों बाद एक दबा कुचला मुल्क अपने खुद के बनाए गए रास्ते पे चलने जा रहा था। संविधान के बनने से लेकर अब तक हमने लगभग 100 बार अपने आईन को बदला है। कभी किसी परिस्थिति के बदल जाने पर, कभी किसी अनुच्छेद को स्पष्ट करने के लिए, कभी किसी राजनीतिक पार्टी के अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, तो कभी उन स्वार्थों को फिर निरस्त करने के लिए और कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और सार्थक बनाने के लिए। जैसा कि विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा है, equipped with the basic qualifications, attitudes and experience for creating and working a democratic constitution, Indians
did not default their tryst to a destiny. यानी गणतंत्र चलाने के गुणों और अपने हुनर, हौसले, हिम्मत की बदौलत हिंदुस्तानियों ने किस्मत से मिलन की लगाई ये बाजी हारी नहीं, जीत ली है।